हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवित शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 में जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरह का था। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, हमें इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा कि 1950 से लेके 1990 में इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था कि हमारा इंडिया किसके लिए जाना जाता था, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता था। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता था, बट लेकिन कॉलोनियल रूल के टाइम पे, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंडस्ट्री के नाम पे कुछ भी नहीं बचा था। ठीक, तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, डिस्ट्रॉय हो चुका था ऑलमोस्ट पूरी तरह से। ठीक है, तो अब उस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए चीज़ें आगे की गई। अब अपनी वीडियो को एक्चुअल में क्या है यहाँ पे इस स्लाइड में वो स्टार्ट करते हैं, इम्पॉर्टेंस से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली इफ़ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इकोनॉमिस्ट ने ये देखा था कि पुअर नेशंस जो भी हैं वो तभी प्रोग्रेस कर सकते हैं जब उनके पास गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा। इसका मतलब जो हमारी इंडस्ट्री क्या हो गई थी, एक्सप्लॉय मतलब डिस्ट्रॉय हो गई थी पूरी तरह से, एक्सप्लॉइट किया था ब्रिटिशर्स ने हमको और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब उस इंडस्ट्री को डेवलप करने का टाइम था। तो इकोनॉमिस्ट ने ये बोला था कि ऐसे वो सारे गरीब नेशन तभी प्रोग्रेस कर सकते हैं जब उनके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर गुड होगा। ठीक है, द इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट दैट इज़ मोर स्टेबल देन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। और जो इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी की एम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। ये मॉडर्नाइजेशन और प्रॉस्पेरिटी को भी क्या करती है, प्रमोट करती है। तो बेसिकली वो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो ख़त्म हो गया था, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, उसको अगर डेवलप करना चाहें, उसको ग्रो करना चाहें, तो उसके लिए क्या ज़रूरी था, कोई भी कंट्री तभी ग्रो करेगी जब उसके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर कब अच्छा होता है, जब उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। ठीक है, और इंडस्ट्री से हमें क्या मिलता है, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, वहाँ के लोग डेवलप होते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होती है, तो उनको इनकम मिलती है, इनकम से डिमांड बढ़ती है। ठीक है, मार्केट इंक्रीज़ होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज़ होता है। तो उसी तरह से ये थी इसकी इम्पोर्टेंस और इंडस्ट्री। ठीक, फिर उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जिसको आईपीआर कहा जाता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। आईपीआर फॉर्म किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, द प्लान विच ट्राइड टू बिल्ड द बेसिस ऑफ फॉर अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। द रेजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज। आईपीआर कब फॉर्म किया गया था, 1956 में फॉर्म किया गया था। कब, किसके बेसिस पे, जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था, जिसकी मेन प्रायोरिटी क्या थी, हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान की मेन प्रायोरिटी थी किस पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करना। ठीक है, उसको प्रायोरिटी देना। तो उसके टाइम पे आईपीआर 1956 में फॉर्म किया गया था। ठीक है, और अ, इसका क्या था कि ये सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी का इसके अंदर प्लान किया जाएगा एक तरह से। ठीक है, और इस रेजोल्यूशन को, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जिसको आईपीआर 1956 बोला जा रहा है, उसको 3 पार्ट्स में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। वो क्या कैटेगरीज थी, द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज्ड इंडस्ट्रीज दैट वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। फर्स्ट कैटेगरी ऐसी थी जिसके अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज आ रही थी जो कि गवर्नमेंट ओन करेगी, मतलब जिनका ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होगा, सब कुछ मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब कुछ किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास। द सेकेंड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्रीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट the effort of the public sector, with the government taking the sole responsibility for starting new units। जो सेकंड कैटेगरी थी, ठीक है, उसके अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के एफर्ट्स इंक्लूड किए जा रहे थे। ठीक है, बट लेकिन गवर्नमेंट ले रही थी उसके अंदर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यू यूनिट्स को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों काम कर रहे थे, बट लेकिन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी न्यू यूनिट्स को स्टार्ट करने के लिए। थर्ड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। और थर्ड कैटेगरी में वो सारी रेस्ट इंडस्ट्रीज आती थी जो कि बच गई थी, और वो किसके अंडर आ रही थी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अंडर। ठीक है, मतलब
इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था ही नहीं, ख़त्म हो चुका था, उसको स्टार्ट करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, कैपिटल की ज़रूरत होगी, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो मतलब इन सब के लिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपनी तरफ से सब कुछ थोड़ी करेगा। जब तक सोशल जस्टिस करने के लिए गवर्नमेंट नहीं आएगी, जब तक गवर्नमेंट पूरा खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तब तक कोई प्राइवेट सेक्टर कैसे कर सकता है। तो इसीलिए ये कैटेगरीज डिवाइड की गई, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या दिखाया, मतलब गवर्नमेंट आगे आई, ठीक है। फिर है लाइसेंसिंग सिस्टम। लाइसेंसिंग सिस्टम क्या था? लाइसेंसिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर लाइसेंस लेना पड़ रहा था इंडस्ट्रीज़ ओपन करने के लिए, न्यू यूनिट सेटअप करने के लिए, ठीक है। लाइसेंसिंग सिस्टम में क्या था? नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वॉज obtained फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के से हर इंडस्ट्री सेटअप करने वाले को क्या लेना था? लाइसेंस लेना था इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। कोई भी न्यू इंडस्ट्री सेटअप होगी तो उसको क्या लेना पड़ेगा? गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। द पॉलिसी वॉज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन। और ये पॉलिसी इसलिए यूज़ की गई थी ताकि हम इंडस्ट्रीज़ को पिछड़े हुए इलाकों में क्या कर सकें? प्रमोट कर सकें। फिर था हमारा, इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन एन इकोनॉमिकल बैकवर्ड एरिया। और लाइसेंस लेना उतना ही ईजी हो जाता था अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही है, कहाँ पे? किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया के अंदर, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ के लिए लाइसेंस लेना ज़्यादा ईजी था। In addition, such units were given certain concessions such as tax benefits and electricity at a lower tariff। और इन कंडीशन मतलब अगर किसी ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया के अंदर कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है तो उसको कुछ कंसेशंस भी मिल जा रहे थे, जैसे कि टैक्स के कुछ बेनिफिट्स मिल जा रहे थे सरकार की तरफ से, या उसको इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे करनी पड़ रही थी, ठीक है। बेनिफिट्स दे रही थी सरकार उनको, क्यों? क्योंकि वो बैकवर्ड एरिया के अंदर एस्टेब्लिश कर रहे थे इंडस्ट्री। द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। और इसका मेन पर्पस ये था कि वो रीजनल इक्वालिटी को क्या कर सकें? प्रमोट कर सकें अच्छे से, ठीक है। मतलब इक्वालिटी ला सकें हर जगह। फिर उसके बाद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।